कल की क्लास को रिवाइज करते हुए अपना काम शुरू करते हैं। कल की जो क्लास थी वहीं से हम लोग शुरू करते हैं, कैसे कैसे राष्ट्रीय आंदोलन का विकास होता गया। अगर हम देखें तो 1939 से 1947 के बीच जो गतिविधियां और घटनाएं हुईं, उन गतिविधियों और घटनाओं में अगस्त प्रस्ताव से लेके और जो क्रिप्स मिशन, उसके बाद होता है क्विट इंडिया मूवमेंट और आईएनए रिवोल्ट आता है, फिर आता है फास्टिंग ऑफ महात्मा गांधी आता है, उसके बाद आता है शिमला सम्मेलन कैबिनेट मिशन एंड देन एट लास्ट आता है आज़ादी और भारत विभाजन। अब हम इस बात से शुरू करते हैं कैसे हमारा सारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। अगर हम इस आज़ादी विभाजन भारत के पूरे संघर्ष को देखें तो जो भारत में संघर्ष स्टार्ट हुआ, अगर हम 1941-42 से देखने की कोशिश करें, आप लोग चार्ट देखें, ये चार्ट जरूरी इसलिए भी है, कई बार यह चार्ट जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं एज ए सीक्वेंसिंग ऑल्सो। तो जो 1941-42 जब क्रिप्स मिशन फेल करता है, क्रिप्स मिशन फेल करने के पश्चात और जो उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बनती हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में एक बड़ा महत्वपूर्ण बात क्या होता है, वह होता है आर्थिक मोर्चे पर परिवर्तन। तो जो उस समय आर्थिक मोर्चे पर परिवर्तन होता है, अर्थव्यवस्था कैसे हमारे पक्ष में काम करने लगती है। अगर हम अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें, जो युद्ध का काल था, युद्धकालीन अर्थव्यवस्था, द वॉर टाइम इकोनॉमी कैसे काम कर रही थी। चूंकि युद्ध के कारण आयात बंद हो गया था, आयात बंद ऐसा हो गया था। जब आयात बंद ऐसा हो गया तो क्या हुआ, देशी व्यापार को फायदा हुआ। द लोकल ट्रेड स्टार्टेड फ्लोरिशिंग। तो अगर सवाल में यह आता है कि युद्ध के क्या क्या फायदे, युद्ध से भारत को क्या फायदा नुकसान हुआ, अगर इस तरह के सवाल का किसे जवाब आ रहा है तो पहली बात क्या है, औद्योगिक विकास को बल मिला। एक आप सवाल का आंसर क्या करेंगे, औद्योगिक विकास को बल मिला, औद्योगिक विकास को बल मिला। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं कि आप जब भी कोई सवाल को ध्यान दें तो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल तीनों देखें तो सोशियो इकोनॉमिक क्या है, औद्योगिक विकास को बल मिला। इनकरेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। तो जो युद्धकालीन सिचुएशन थे, उस युद्धकालीन सिचुएशन में एक महत्वपूर्ण चीज क्या हो रही थी कि औद्योगिक विकास को बल मिला। क्यों, आयात बंद हो गए थे। क्यों मिला, जो इंपोर्ट है बंद हो गया। जब इंपोर्ट बंद हो गया तो क्या हुआ, स्वदेशी चीजों की मांग बढ़ गई। There was a sudden uprising in the demand of the local made goods. So due to the wartime situation, the import has been stopped, and due to the stopping of the import, जो स्वदेशी उद्योग की मांग बढ़ गई। तो क्या हुआ, अंग्रेजों को मजबूरी में स्वदेशी उद्योग पर निर्भर पड़ा। अब जो भारतीय उद्योगपति थे, जिसमें स्वचालित वाहन थे, जहाज थे और कहते हवाई जहाज थे, इनका उत्पादन आरंभ हो गया। तो 1939 टू 1942 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन was increasing। तो एक आपके उत्तर में जब आपका सवाल बना के आपको ट्रैप करेंगे तो एक चीज ये भी आ गई कि 1939 से 42 के बीच क्या हुआ, और इसके बढ़ने के कारण क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। इसके बढ़ने के कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, 31% एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया।
वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट बिटवीन 1939 टू 42 कि 1939 टू के बीच जो एम्प्लॉयमेंट है वह 31% बढ़ गया। 1922 से 39 के बीच यह 13,61,000 था। 1922 टू 1939, 1939 टू 1942। आप ये 2 सालों के फिगर को देखिए कि 1922 से 1939 के बीच जो कारखानों में रोजगार था वो 13.61 लाख था। 13.61 लाख, यहां पर 17.50 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? वॉट द कंक्लूजन यू आर डिराइविंग बाय दिस? आप इससे क्या कंक्लूजन डिराइव कर रहे हैं? कंक्लूजन डिराइव ये कर रहे हैं कि युद्ध के कारण भारत में जो रोजगार के हालात थे वह रोजगार के हालातों में इंक्रीज हो गया, और जो महत्वपूर्ण उद्योग थे उन महत्वपूर्ण उद्योगों में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, और जो युद्ध के समय में आयात कम हो रहा था उस आयात कम होने के कारण इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ गया। It was a major issue in the war time. Automobiles, ship and aircraft, 3 महत्वपूर्ण थे, ऑटोमोबाइल, शिप एंड एयरक्राफ्ट। ऑटोमोबाइल, शिप एंड एयरक्राफ्ट। आई एम टेकिंग यू ऑन द डिफरेंट रूट कि अगर आपका सवाल इकोनॉमिक्स साइड पे आता है, अगर वो सवाल को इकोनॉमिक्स की तरफ घुमाते हैं कि 1939 से 42 के बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई, तो आप यहां पे ट्रैप ना हो जाइए कि साहब मैंने ये तो एस्पेक्ट देखा ही नहीं है। तो जो 1939 से 42 के बीच आयात, अब क्या चीज क्या हो गई, अब इसी को सॉल्व में बनाइए। आयात खत्म हुआ, देशी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा, तीसरा रोजगार बढ़ा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा। अब सवाल क्या है, 1939 युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ, इसी को वो लैंग्वेज में फॉर्म करेंगे। व्हाट हैपेंड इन द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर? ए, द इंपोर्ट वॉज फिनिश्ड, डोमेस्टिक गुड्स वेर प्रोड्यूस्ड मोर, एम्प्लॉयमेंट हैज बीन जनरेटेड मोर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा। बताइए कौन सही होगा? विच वन इज राइट? कौन सा सही है, कौन सा गलत है? अप्लाई द माइंड। अब इससे हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? इससे क्या हुआ? भारतीय व्यापारियों का मुनाफा बढ़ा। द प्रॉफिट ऑफ द इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी इंक्रीज। द प्रॉफिट ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग कम्युनिटी वॉज इंक्रीज। तो इसके कारण एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, और जो श्रमिक असंतोष को, जो युद्ध के प्रयासों के लिए गंभीर खतरा हो सकता था, बड़े शहरों में महंगाई भत्ते में पर्याप्त बढ़ोतरी करके और कम मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराकर नियंत्रण में रखा गया। तो क्या हुआ कि जो श्रमिक असंतोष को, जो युद्ध प्रयासों के लिए खतरा हो सकता था, जो श्रमिक असंतोष है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? लेबर अनरेस्ट,
जो लेबर अनरेस्ट हो सकता था, जो श्रमिक असंतोष हो सकता था, तो श्रमिक असंतोष को और जो जो युद्ध के समय पर कम मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध थी, तो लेबर अनरेस्ट विच हैव सीरियसली थ्रेटेंड द वॉर एफर्ट was kept in check in the big cities by substantial dearness allowances and supply of the essential goods at the subsidized rates। अब इससे क्या हुआ? यह प्रक्रिया युद्ध प्रयासों में मदद की। मैं इसी के लिए यहां तक पढ़ाया हूं। इस प्रक्रिया ने युद्ध प्रयासों में मदद किया, हेल्प्ड इन द वॉर टाइम इफोर्ट। क्लियर हो नहीं हो रहा है? ओनली फॉर दिस लाइन आई ट्रेवल अप टू, फॉर माई एवरी स्टेटमेंट आई नीड टू समथिंग वेयर आई कुड रीच। तो क्या हुआ कि जब यह कार्य किया गया तो जैसे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, आयात कम हुआ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा, उससे क्या हुआ? उसके कारण लेबर अनरेस्ट था which could have been seriously threatened the war effort। जो लेबर अनरेस्ट था, जो वॉर श्रमिक असंतोष बढ़ा सकता था, was kept in check in the big cities। वो बड़े शहरों में कंट्रोल में रखा। कैसे रखा गया? by substantial dearness allowance and supply of essential goods and subsidized rates। DA and supply of essential goods at subsidized rate। इट्स ओके? टेल मी, किसको क्लियर नहीं हो रहा है? अगर हम इसको इंडियन बिजनेसमैन और ट्रेडर के रूप में देखें तो वॉर मीन्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट। अब देखिए इसको इंडियन ट्रेडर्स के लिए, जहां पर हमारे फाइटर्स जो हैं, ये क्या था? वर्ल्ड वॉर मीन्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट। वर्ल्ड वॉर क्या हो गया? वह एक लाभ प्राप्त करने का एक अवसर प्राप्त हो गया। तो ट्रेडर्स के लिए, फॉर इंडियन ट्रेडर्स, यह एक ज्यादा पैसा कमाने का अवसर प्राप्त हो गया। और इस अवसर के कारण क्या हुआ? उनको एक पैसा कमाने से क्या हुआ कि वो लोग अमीर होने लगे। तो जो हमारे मुस्लिम तालुकेदार थे और जमींदार थे, दोनों ही मुस्लिम लीग पर अंग्रेजों से अधिक सहयोग करने में जोर डाल रहे थे। अब जो बड़े व्यापारी थे, अब इसका क्या हो गया? अब क्या हो रहा है? बड़े व्यापारी मुस्लिम जमींदार इस बात का दबाव डालने लगे ब्रिटिश से सहयोग किया जाए। ब्रिटिश से सहयोग किया जाए। तो जो हमारे मुस्लिम तालुकेदार थे, जमींदार थे, यह इस बात के लिए दबाव डालने लगे मुस्लिम लीग पर। ये लोग क्या कर रहे थे? मुस्लिम लीग पर दबाव डालने लगे। जो कांग्रेस पर तो दबाव डालना पॉसिबल था नहीं, तो मुस्लिम लीग पर दबाव डालने लग गए। मुस्लिम लीग पर दबाव, यह लोग मुस्लिम लीग पर दबाव डालने लग गए कि आप जो है ब्रिटिश के साथ सहयोग करो। और ये जो जमींदार तालुकेदार थे, लकड़ी, कोयला और छोटी वस्तुओं की आपूर्ति में रुचि रखते थे और ऐसा मौका वह गंवाना नहीं चाहते थे। अब यह कहना कि कांग्रेस पर इसका दबाव पड़ा या नहीं पड़ा, यह कहना आसान नहीं है। कांग्रेस पर दबाव की कोशिश की गई या नहीं, यह कहना आसान नहीं है। लेकिन कांग्रेस दबाव में नहीं आई, यह कहा जा सकता है। इसका उत्तर आसान नहीं है।
क्लियर हुआ? हु हैज द डाउट? एनीवन हैज द प्रॉब्लम? एनीवन हैज द प्रॉब्लम? तो हमने क्या एक चीज क्या समझने की कोशिश की कि 1939 से 1942 के बीच हम क्या करें कि 1939 से 1942 के बीच जब युद्ध शुरू हुआ और जब हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट आया, उसके बीच 3-4 तरह की प्रवृत्तियां हम देखते हैं। एक अगस्त ऑफर आता है, क्रिप्स मिशन आता है, दोनों फेल करते हैं। और उस वॉर टाइम सिचुएशन में हमारे यहाँ उद्योगों का विकास होता है और उद्योगों के विकास होने के कारण हमारे लोगों को फायदा होने लगता है और लोगों का इंटरेस्ट उस प्रॉफिट में होने लगता है। यह एक 1939 से 1942 के बीच एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आपका कोई सवाल आता है जिसमें 1939 से 1942 के बीच की राजनीतिक घटनाक्रम के अलावा कोई अगर डिस्कशन होता है तो आपको इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे ही इश्यूज वहां पे आएंगे। नाउ वी आर मूविंग ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन पे 3 चीज है। कैसे शुरू हुआ, हाउ स्टार्टेड, व्हाट वाज आउटकम, व्हाट वाज स्ट्रेटजी, एंड व्हाट वाज नेचर। जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रकृति क्या थी। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में 4 चीज अपने को समझने की आवश्यकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति क्या थी, भारत छोड़ो आंदोलन का नेचर क्या था, और भारत छोड़ो आंदोलन का भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति क्या थी। अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन को देखें तो गांधी जी ने अप्रैल 26, 1942 में लिख दिया कि ब्रिटेन भारत से चला जाए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है कि यह अपील की गई कांग्रेस द्वारा, गांधी जी द्वारा, अंग्रेज भारत से चले जाए, अंग्रेज भारत से चले जाए। यह कहा, अंग्रेज लगातार ये कहा करते थे अगर हम चले जाएंगे तो भारत में एनार्की आ जाएगी। गांधी जी ने कहा आपको जो भारत में आना हो आने दीजिए, आप लोग भारत छोड़कर चले जाइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जिसको हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब अगस्त क्रांति और अगस्त प्रस्ताव में कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि अगस्त क्रांति आ जाए आप अगस्त प्रस्ताव लिख गए। अगर अगस्त प्रस्ताव आता है, चूंकि आप लोगों की आदत क्या है, आप लोग सवाल पढ़ते नहीं हो। आप लोगों में से एक बड़ी संख्या पुलिस से फेल कर रही है कि आप लोगों को सवाल पढ़ना ही नहीं आता है। मैं आपको नाम लिख बता सकता हूं, आप लोग इतने लोग प्री नहीं पास करोगे। फिर क्यों? आपको सवाल ही पढ़ना नहीं आता है। आपको कितना भी पढ़ा दिया जाए, आपको सवाल पढ़ना ही नहीं आता है। अगस्त क्रांति, अगस्त प्रस्ताव आ जाएगा तो 1942 आप इसमें लिख जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं काम करता उस समय। योर माइंड हैज नॉट बीन ट्रेन हाउ टू रीड इट। तो इसको हम अगस्त क्रांति के नाम जानते हैं। तो मार्च 1942 में, मार्च 1942 जब यह विफल हो गया, जब यह क्रिप्स मिशन फेल हो गया और ब्रिटिश सरकार भारत की साझेदारी चाहती थी, लेकिन वह किसी सम्मानजनक समझौते को तैयार न थी। दो चीजें थी। जब मार्च 1942 में जब मिशन फेल किया, when Cripps mission failed, Britishers wanted India's cooperation, but
not ready for any respectable agreement. मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन चला गया। क्रिप्स मिशन के जाने के बाद ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की भागीदारी चाहती थी, भारत भागीदारी करे, लेकिन वह किसी सम्मानजनक समझौते को तैयार नहीं हो रही थी। उसी समय गांधी जी ने कहा कि मैं रूस या चीन की हार का औजार बनना नहीं चाहता, लेकिन उनको लगने लगा कि अब संघर्ष अपरिहार्य हो रहा है। गांधी जी एक बार फिर मंच पे वापस आ रहे हैं। यह गांधी का तीसरा और अंतिम आंदोलन था कि उन्होंने देख लिया कि अब कोई कार्य नहीं हो सकता है, अब संघर्ष अपरिहार्य हो रहा है, और गांधी ने लीडरशिप रिज्यूम कर ली। उन्होंने 26 अप्रैल 1942 को हरिजन में लिखा कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, जो भी भारत की सुरक्षा का प्रश्न हो, लेकिन ब्रिटेन को विड्रॉ करना चाहिए। तो he wrote in the Harijan, he wrote in his paper Harijan in 1942, मार्च 1942 में हरिजन में लिखा कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, 26 अप्रैल 1942 को लिखा कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, ब्रिटेन को भारत से चला जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम नॉन वायलेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। ही ऑल्सो एलोबरेटेड हाउ देयर शुड बी अनएडल्टरेटेड नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट द जापानीज, और पीपल को एडवाइस किया not to give quarter to them and to be ready to risk loss of several million lives। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ब्रिटेन चला जाएगा तो जापान के लिए भारत से लड़ने का कोई रास्ता नहीं देना है। जापान से भारत की कोई दुश्मनी नहीं है, जापान से भारत की कोई दुश्मनी नहीं है। तो उन्होंने ये अपील की कि चूंकि जापान इसलिए आ रहा है कि भारत एक ब्रिटेन का उपनिवेश है, अगर भारत चला जाएगा, अगर ब्रिटेन चला जाएगा तो जापान हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। उन्होंने जो एआईसीसी का जो सम्मेलन हुआ उसमें यह बात रखी। गांधी ने फिर से लीडरशिप एज्यूम की। लीडरशिप एज्यूम बाय गांधी, लीडरशिप एज्यूम बाय गांधी। गांधी ने लीडरशिप को फिर से ले लिया कि उन्होंने फिर नेतृत्व को स्वीकार किया कि हम भारत का, हम आंदोलन का नेतृत्व एक बार फिर से करेंगे। तो गांधी हैज अगेन एज्यूम द लीडरशिप इन 1942। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, राजगोपालाचारी। अब सी ए बिट अबाउट इनसाइड द कांग्रेस। राजगोपालाचारी साहब ने क्या बोला, ही हैज प्रपोज द 2 रेजोल्यूशन। उन्होंने मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 रेजोल्यूशन उन्होंने सबमिट किए। पहला क्या था, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान। एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान की बात उन्होंने कही, क्योंकि क्रिप्स मिशन को फेल किया गया था पाकिस्तान को नहीं बनाने के लिए। लेकिन राजगोपालाचारी ने मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में, असेंबली में यह रेजोल्यूशन, पहला क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान इन प्रिंसिपल। किस पे किया, सेटलमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड लीग। दूसरा क्या क्या, रेस्टोरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन मद्रास। दूसरा, रेस्टोरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन मद्रास। ये दूसरा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जस्ट टू कंसेंट्रेट ऑन फर्स्ट, एक्सेप्टेड ऑफ द पाकिस्तान, जिसपे किसी हो, कांग्रेस और लीग के बीच सहमति हो। इन्होंने 2 प्रस्ताव रखे मद्रास के लेजिस्लेटिव में, मद्रास लेजिस्लेचर में, और जो उनका दूसरा रेजोल्यूशन था वह विड्रॉ कर लिया गया। ये दूसरा जो रेजोल्यूशन था वो एआईसीसी में विड्रॉ कर लिया गया।
कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस में प्रांतीय समितियां प्रस्ताव बना के भेजती थी। ये दूसरा जो है वह एआईसीसी में विड्रॉ हो गया, इट हैज बीन विड्रॉन, इसको विड्रॉ किया गया। और जो पहला रिजोल्यूशन था इस पर वोट हुआ और 120 से 25 120/15 फेवर में पड़े कि पाकिस्तान बनाया जाना चाहिए, 120 बना पाकिस्तान नहीं बनाया जाना चाहिए। तो राजगोपालाचारी ने मद्रास लेजिस्लेचर में एक प्रस्ताव रखा कि दो बात रखी कि एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, तो कांग्रेस और लीग के बीच एक सेटलमेंट हो, उस सेटलमेंट के आधार पर पाकिस्तान बनाया जाना चाहिए। दूसरा कहा कि रेस्टोरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन मद्रास, जो दूसरा प्रस्ताव था उसको विड्रॉ कर लिया गया एआईसीसी की उसमें मीटिंग में, और पहला जो रिकमेंड किया गया कांग्रेस लीज अकॉर्ड का वो रिजेक्ट हो गया 120 वोट टू 15, और एक काउंटर रेजोल्यूशन पास हुआ। एनी प्रपोजल टू डिसइंटीग्रेट इंडिया by giving liberty to any component state or territorial unit to cede from the Indian Union will be highly detrimental to the interest of the nation। एक काउंटर प्रस्ताव आया, आप उसको शॉर्ट में समझिए। प्रस्ताव क्या था, भारत विभाजन नहीं होगा। जब आप भारत विभाजन की कहानी लिखेंगे, इसको आप जरूर लिखें कि क्या कहा, भारत विभाजन नहीं होगा। मद्रास की लेजिस्लेचर ने दो प्रस्ताव पास किए। पहला एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, राजगोपालाचारी ने रखा कि कांग्रेस और लीग के बीच सहमति बने और पाकिस्तान पे बात की जाए। दूसरा रेस्टोरेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसको उन्होंने विड्रॉ कर दिया। एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और ये 120 के मुकाबले 15 वोट से हार गया। मतलब 120 वोट लोग चाहते थे पाकिस्तान न बने, 15 लोग चाहते थे पाकिस्तान बने, और एक काउंटर रेजोल्यूशन पास हो गया। In the same AICC resolution, a counter resolution has been passed. What is counter resolution? कि कोई भी देश को तोड़ने वाली प्रकृति का हम विरोध करते हैं और वह राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र के विकास के लिए उचित नहीं होगा। अब राजगोपालाचारी ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। राजगोपालाचारी ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। राजगोपालाचारी रिफ्यूज टू सरेंडर। राजगोपालाचारी रिफ्यूज टू सरेंडर, उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। नहीं, बुरा नहीं, मैं नहीं मानूंगा। उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और उन्होंने वर्किंग कमेटी से अप्रैल 1942 में वर्किंग कमेटी से रिजाइन कर दिया। कितना बड़ा टैलेंट था इंडिया के पास, यू कैन इमेजिन। कितना बड़ा बड़ा टैलेंट था इंडिया के पास, कितने कितने लोग थे और अपनी बातों पर कैसे वो खड़े रहते थे। बात सही थी या बात गलत थी, ये डिफरेंट इशू है, लेकिन बात कहने का आप ढंग देखिए, कितना लोकतांत्रिक प्रक्रिया था। उन्होंने रिजाइन कर दिया और उन्होंने गांधी के एटीट्यूड को क्रिटिसाइज किया जापानी इन्वेजन के लिए और क्विट इंडिया पॉलिसी के लिए। जापानी आक्रमण और क्विट इंडिया पॉलिसी, इन दोनों पर जो गांधी का दृष्टिकोण था, का विरोध किया, को क्रिटिसाइज किया। अब एक सवाल क्या हो गया, कौन से एक राष्ट्रवादी नेता ने, अब देखिए ऐसा दो सवालों के लिए मैं इतना ट्रेवल किया हूं। आई ट्रेवल लास्ट 10 ईयर ओनली फॉर द टू फैक्ट। फर्स्ट, कौन सा नेता था जिसने पाकिस्तान के समर्थन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव रखा? फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, उस प्रस्ताव का क्या हश्र हुआ? फैक्ट नंबर 3, क्विट इंडिया मूवमेंट का किस महान नेता ने विरोध किया? ये तीनों आप ऑप्शन में डालिए। अब क्या ये तीनों ऑप्शन आसानी से किताबों में नहीं मिलते हैं। अब इस सवाल को गलत करने में आपको मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि यह सवाल आसानी से किताबों में मिलता है, लेकिन आपने इस लेक्चर को सुनने के बाद गलत कर दिया, तब मैं आपको दोष जरूर दूंगा।
अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो ये गलती होगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा एक छिपा हुआ तथ्य है कि इसको बाहर निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये तथ्य निकाल लिया गया, मैं इसको रिपीट कर देता हूं क्योंकि आप लोग गलत न कर दो। आप लोगों के सवालों के गलत करने से बहुत परेशान हूं कि कितना पढ़ाया जाए, सवाल सही होता ही नहीं आपसे। देखिए, एक कौन सा नेता था, कौन सा नेता था? ए, पाकिस्तान प्रस्ताव। बी, क्विट इंडिया मूवमेंट। सी, रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस। डी, हैड पाकिस्तान प्रस्ताव, पाकिस्तान रेजोल्यूशन was defeated in IAICC। अब इतने 4-5 बड़े महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आ रहे हैं, तथ्य आ रहे हैं जो आपको कहीं से भी किसी भी सवाल में डाल के आपको परेशान कर सकते हैं। देखिए, हमेशा मैं कहता हूं कि ये एग्जामिनर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है टफ सवाल बनाने का। दिक्कत क्या है कि 10 लाख लोगों में से 10,000 को कैसे छांटा जाए, और करीब 30-35 हजार लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो उन्होंने रिफ्यूज करने से इनकार कर दिया और राजगोपालाचारी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। एंड ही हैज रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस। ई, राजाजी resigned from the Congress। राजा जी हैज रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस। उन्होंने देखा और बोला कि इन्होंने फॉर्मली रिजाइन कर दिया। लेकिन इसके साथ अब हम आते हैं 1942 की तरफ। गांधी की अनडिस्प्यूटेड गांधी जी की अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप हो चुकी थी। सब ने कहा गांधी जी आंदोलन का नेतृत्व करें। गांधी जी की अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप हो चुकी थी और गांधी को एक सुप्रीमेसी दी गई। अब गांधी ने बोला लीव इंडिया इन द गॉड्स हैंड। एक और सवाल आ गया, किसने कहा था ये लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड? ये सवाल हो गया प्रीलिम्स का, ये किसने कहा था? हु हैज सेड दिस? लीव इंडिया इन द गॉड्स हैंड। हु हैज सेड दिस? गांधी जी हैज सेड। जब लीडरशिप उन्होंने एज्यूम की, उन्होंने कहा कि आप भारत को ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। उन्होंने ये कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ब्रिटेन कांग्रेस को ब्रिटेन भारत को कांग्रेस के हाथ में दे, हिंदू के हाथ के दे। आप इसको इंटरेस्ट कर दो एक अराजकता के हाथ में। कहा आप किसी को मत दो, आप अराजकता को दे दो। Give it to the anarchy. He just said कि you interest the India to the anarchy. किसी को आप मत दो, आप बस यहां से जाओ। जो पार्टियां हैं, जो हमारे दल हैं, वो आपस में लड़ेंगे। They will fight himself as dogs and cats, but they will find a solution. आप भारत से जाओ, आपको यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप अराजकता के हाथ में देश को छोड़ दो। जो यहां की पार्टियां हैं वह अपना संघर्ष करेंगी, आपस में लड़ेंगी, यहां क्योस होगा, लेकिन कोई रास्ता आएगा। जब से सिविल डिसओबीडियंस कोलैप्स किया था इन 1930, गांधी हैड अबैंडन्ड द आइडिया ऑफ मास मूवमेंट। 1930 के बाद से जो सिविल डिसओबीडियंस कोलैप्स कर गया था, गांधी हैज ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ मास मूवमेंट।
अगर आप देखें 1930 के बाद से, और जो गांधी और सुभाष जी का संघर्ष 1939 में इसी बात को लेकर था कि सुभाष का कहना था कि देश एक क्रांति के लिए तैयार है, गांधी ने कहा नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं है। तो 1930 के बाद से गांधी ने यह आइडिया ड्रॉप कर दिया था मौसमी उनका। लेकिन आजाद ने यह कहा कि अब स्थिति तैयार हो गई है, और यह उन्होंने डिसाइड किया कि अब संघर्ष करना ही होगा। 1942 के लिए एक जमीन तैयार हो रही थी। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि 1942 का यह आंदोलन किस तरह से विकसित होने की तरफ बढ़ रहा था। अगर हम 1942 को देखें तो जो एक आंदोलन है उसमें जो करो या मरो का नारा था, गांधी जी का जो नारा था करो या मरो, करो, डू और डाई, डू और डाई, उनका एक नारा था कि उन्होंने डू और डाई का उन्होंने एक नारा दिया कि करो या मरो। अब डू और डाई के नारे का ताल्लुकात क्या था, वह कहना क्या चाहते थे, वह जो यह 1942 में यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि गांधी जी पहली बार राजनीतिक हड़तालों का समर्थन करने को तैयार हुए। अब देखिए क्या क्या खास बात थी, राजनीतिक हड़तालों का समर्थन को तैयार हो गए, राजनीतिक हड़तालों का समर्थन, राजनीतिक हड़तालों के समर्थन को वह अब तैयार हो गए कि जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी पहली बार राजनीतिक समर्थन तैयार हो गए। वह भी ऐसे समय में जब कम्युनिस्ट उनसे अलग थे। अगला महत्वपूर्ण सवाल, 1942 के आंदोलन में कम्युनिस्ट ने भाग नहीं लिया था, कम्युनिस्ट ने अपोज किया था, कम्युनिस्ट ने विरोध किया था। 1942 के आंदोलन में कम्युनिस्ट ने अपोज किया था, कम्युनिस्ट ने भाग नहीं लिया था। तो गांधी जी ने ऐसे समय में जब कम्युनिस्ट ने 1942 के आंदोलन में भाग नहीं लिया था, उन्होंने हड़तालों का समर्थन करने का फैसला किया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वह उन्होंने हड़तालों का समर्थन करने का फैसला लिया। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था। तो अगर हम गांधी जी के आंदोलन को देखने और समझने की कोशिश करें तो 1928-29, 1930-40 के दौरान वामपंथी जो नेतृत्व वाली श्रमिक संघर्षशीलता के समय की तुलना में गांधी जी के रवैये में बड़ा परिवर्तन आया था। रवैये में एक बड़ा परिवर्तन समझ आ रहा है। आई एम ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश द अर्लियर फेज ऑफ गांधी विद दिस, कि गांधी के रवैये में एक बड़ा परिवर्तन आया था। क्या? राजनीतिक हड़तालों का समर्थन। अब आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आ जाएगा, आपके क्वेश्चन में यही डाल देंगे वो कि गांधी जी ने हड़तालों का समर्थन किया था या नहीं किया था। या आपके सवाल में यही आ जाएगा कि गांधी जी ने हड़तालों का समर्थन किया था या नहीं किया था। तो अगर राजनीतिक यह एक गांधी जी के रवैये में यह एक बड़ा परिवर्तन था, इस बड़े परिवर्तन को समझने की आवश्यकता है कि क्या ऐसा परिवर्तन था गांधी जी के दृष्टिकोण में जो 1942 में था और उसके पहले के समय काल में नहीं था। तो उन्होंने एक बड़ा परिवर्तन क्या किया कि जो राजनीतिक हड़तालों का समर्थन किया, और ऐसा गांधी जी ने 1929-30 के आंदोलन में नहीं किया था। One of the very important aspect, the difference of the 1929-30 agitation and 1942 with respect to the गांधी जी, यह गांधी जी का जो बड़ा परिवर्तन था यह बहुत महत्वपूर्ण था। अब जो राजगोपालाचारी का एक दृष्टिकोण था मुस्लिम से समझौता करने का, इसके लिए स्वाधीनता प्राप्त के बाद जो जनमत संग्रह के आधार पर एक मान्यता देने की बात कही गई, एक विचित्र गठजोड़ था कि एक ऐसा रवैया था कि कई बार लगता है कि मुस्लिम लीग और कम्युनिस्टों का गठजोड़ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ने लगा, जैसे आगे बढ़ने लगा तो हम भारत छोड़ो आंदोलन को हम 2-3 चरणों में देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के चरण, भारत छोड़ो आंदोलन के चरण, कितने फेज में हम भारत छोड़ो आंदोलन के सकते हैं। हाउ मेनी फेजेस वी कैन सी भारत छोड़ो आंदोलन। जो गांधी जी ने यह कहना शुरू किया था
कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो उनकी नीति थी वह नीति क्या थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो असली संघर्ष है अभी नहीं शुरू हो रहा है, असली संघर्ष अभी नहीं, असली संघर्ष अभी नहीं शुरू हो रहा है। जो उनकी रणनीति थी कि असली संघर्ष अभी नहीं शुरू हो रहा है। आपने मुझे अधिकार दिया है, यू हैव गिवन मी राइट टू इनिशिएट द स्ट्रगल। The struggle has not been started. You have just given me the right to start the struggle. मैं वायसराय से मिलूंगा, I will meet the वायसराय। जो गांधी आंदोलन की खास रणनीति थी कि वो पहले बात करते थे, वायसराय से मिलूंगा, वायसराय मुलाकात, मीटिंग विद वायसराय, अपनी बात कहूंगा, I will tell my thought process। इसमें 2-3 दिन लगेंगे, sometime may be exhausted in this। मैं वायसराय से मुलाकात करूंगा, अपनी बात कहूंगा, इसमें 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन यह मान ले मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। मुझे क्या चाहिए? ओनली पूर्ण स्वराज। If you remember my yesterday lecture, I said after 1929, the second time the Congress has used the word the पूर्ण स्वराज, 1940 रामगढ़ अधिवेशन। उस वक्त गांधी जी ने जब अपनी बात कही तो कहा कि मैं पूर्ण स्वराज से कम किसी बात के लिए तैयार नहीं हूंगा। वो नमक टैक्स की बात करेंगे, मंत्रिमंडल की बात करेंगे, लेकिन हमको आजादी से कम कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने निर्देश दिया, he has issued certain directions। गांधी जी ने certain directions दिए, he has issued certain directions कि कैसे आंदोलन स्टार्ट होगा। उन्होंने निर्देश दिए, दिखाई पड़ रहा है, उन्होंने कुछ निर्देश दिए। अब निर्देश उन्होंने क्या क्या दिए? उन्होंने कहा कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा, लॉयल्टी विद कांग्रेस, ये आपको याद होना चाहिए, लॉयल्टी विद कांग्रेस, ये आपको याद होना चाहिए कि लॉयल्टी विद कांग्रेस। आप अपनी निष्ठा की घोषणा करें। सैनिक देशवासियों पर गोली न चलाएं, सैनिक देशवासियों पर गोली न चलाएं। The soldiers should not shoot on the नेटिव सिटीजन्स। तो जो सोल्जर्स हैं वह देशवासियों पर गोली न चलाएं। राजा महाराजा जो हैं वह जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें और रियासत में जो रहने वाली जनता है अपने भारतीय राष्ट्रीय का अंग। तीसरा, डायरेक्शन टू प्रिंसली स्टेट्स। उनको क्या दिया? उनको डायरेक्शन कि जो राजा महाराजा हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वह अपनी निष्ठा, वह जनता की प्रभुसत्ता, वह सोवरेनिटी ऑफ द पीपुल एक्सेप्ट करें, वह सोवरेनिटी ऑफ द पीपुल एक्सेप्ट करें, कि जो जनता की प्रभुसत्ता है उसको स्वीकार करें। तो जो राजा महाराजा हैं वह सोवरेनिटी ऑफ द पीपुल को एक्सेप्ट करें और अपने को क्या करें? पार्ट ऑफ द इंडिया। अगर आप क्रिप्स मिशन में देखें तो ये इशू था कि पार्ट ऑफ इंडिया होंगे कि नहीं होंगे, उनकी चॉइस पर छोड़ दिया गया, लेकिन कहा गया वह अपने को पार्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करें कि वो भारत के अंग हैं और अपना भविष्य क्या करें? फ्यूचर विद द इंडिया। दे शुड कंसीडर देयर फ्यूचर, कि उनका जो भविष्य है वह भारत के साथ है। चौथा, स्टूडेंट्स। हर वर्ग के लिए उन्होंने एक घोषणा की। अब स्टूडेंट्स क्या करें? जो छात्र हैं वह पढ़ाई छोड़ें, लेकिन तभी छोड़ें जब आजादी तक अपने दृढ़ निश्चय पर रहें। स्टूडेंट लीव स्टडी प्रोवाइडेड दैट
वह अपना वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, लेकिन तभी छोड़े जब वो आजादी तक अपने इस निश्चय पर अड़े रह सके। और उन्होंने किसानों से कहा, फार्मर्स से क्या कहा? फार्मर से कहा कि अगर आप क्या कहा कि जिनमें साहस हो वह मालगुजारी देने से इनकार करें। जिनमें साहस हो, सब पर नहीं कहा है, जिनमें साहस हो। Whosoever is courageous, मालगुजारी रेवेन्यू न दे, आप रेवेन्यू न दे, आप मालगुजारी न दे। जिनमें साहस हो, सबके लिए कहा था कि जिनमें साहस हो वह मालगुजारी देने से इनकार कर दे। और काश्तकारों से बोला, जो कांग्रेस मानती है जमीन उसकी है जो उसको जोता है। लैंड बिलोंग्स टू टिलर। तो कांग्रेस की मान्यता है कि लैंड उसकी है जो उसको जोतता है, जो लैंड को जोतता है लैंड उसको बिलोंग करती है। और जमींदार अगर काश्तकार का साथ दें, आपसी रजामंदी से बात तय करें तो उनको हिस्सा दिया जाना चाहिए। और अगर जमींदार सरकार का साथ दें, 7 जमींदार के लिए क्या कहा कि जमींदार अगर काश्तकार साथ हो जाए, अगर जमींदार काश्तकार साथ हो जाए और जमींदार और काश्तकार के बीच एक समझौता हो जाए, उस समझौते से अगर काश्तकार जमींदार को कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये जमींदार सरकार का साथ देते हैं, इफ जमींदार्स आर विथ गवर्नमेंट, no need to pay any tax. These are the broad lines of the issued by the Congress. यह कांग्रेस ने बोला कि क्या क्या कांग्रेस ने अब सवाल क्या बना, 1942 के रिवोल्ट में जो कांग्रेस ने 1942 का जो एक आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन में कांग्रेस ने क्या क्या नीतियों का प्रतिपादन किया, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो करो या मरो का नारा दिया, उस करो और मरो के नारे में विभिन्न वर्गों को क्या क्या निर्देश दिए गए थे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यह निर्देश जारी नहीं हुए थे, यह निर्देश जारी नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? These were not released. Why? The arrest of Gandhi. अब ये जब जनता तक पहुंच नहीं पाए, इसका मतलब क्या है? इंटेंशन ऑफ द गांधी। When I will analyze the character of the Quit India movement, it will help us. These instructions were not released. Why not released? देखिए, एक एक लाइन में सवाल बनता है. Every line has the question. These instructions were not released. Why? Arrest of the Gandhi and important leaders. Then why we are reading these instructions? It is explaining the intention of the Congress. It is explaining the intention of the Gandhi कि वह किस तरह का आंदोलन चाहते थे, किस तरह का आंदोलन वो चाहा करते थे। और सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जो सारे बड़े नेता थे वह गिरफ्तार कर लिए गए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट द नेचर ऑफ द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। अगर हम इसके नेचर को समझने की कोशिश करें कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन का नेचर क्या था, यह किस तरह का रेजोल्यूशन। अगर हम एक चीज और अगर देखें, जो मीराबेन थी, अब जब यह आंदोलन चल रहा था, मीराबेन जो एक एडमिरल की डॉटर थी, मीराबेन जो गांधी जी की बेटी सदृश थी, जो एक एडमिरल की बेटी थी, she has tried to meet वायसराय। एक और सवाल हो गया
कि किसने वायसराय से मिलने की कोशिश की थी एज ए गांधी एजेंट? शी ट्राइड टू मीट वायसराय, लेकिन वायसराय ने मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन वायसराय ने रिफ्यूज कर दिया उनसे मिलने से। तो जब वायसराय ने मिलने इनकार कर दिया तो गांधी जी ने रियलाइज किया, रियलाइजेशन बाय गांधी, रियलाइजेशन बाय गांधी, कि सरकार संघर्ष पर आमादा है, सरकार संघर्ष पर आमादा है, सरकार आतंक करना चाहती है, सरकार आतंक करना चाहती है, सरकार संघर्ष पर आमादा है, सरकार आतंक करना चाहती है। क्योंकि जब आप मिलना ही नहीं चाहते हो तो आपके इंटेंशन साफ हो गए कि आप चाहते क्या हो। जो AICC की मीटिंग हुई बॉम्बे में 7 अगस्त 1942 को, उसमें सैंक्शन क्या हुआ? नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। यह याद करना जरूरी है क्योंकि मैं फिर इसको एनालाइज करूंगा। नॉन वायलेंट स्ट्रगल अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। अब आपका सवाल बनाते समय वो लीडरशिप ऑफ गांधी भी कर देंगे और दूसरा कर देंगे लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस, तीसरा कर देंगे लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस अध्यक्ष। कि जो 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव पास हुआ, उस प्रस्ताव में सैंक्शन क्या किया गया? नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी बट प्रोवाइडेड ऑल्सो फॉर द कंटिजेंसी ऑफ हिज अरेस्ट। बट प्रोवाइडेड, आप इसको यही याद करिए, बट प्रोवाइडेड, यही शब्द थे। अगर ये पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, ये अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। अगर मान लो ये सवाल आता है कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो AICC बॉम्बे में मिला 7 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त 1942 को जो AICC मिला, उस AICC में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ? जो मास स्ट्रगल हुआ, नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल, नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल, अहिंसक संघर्ष गांधी जी के नेतृत्व में। अब एवरी इंडियन हु डिजायर्स फॉर फ्रीडम, वह अपने आप को खुद गाइड करेगा जब कोई और आदेश नहीं मिलेगा। जो यह देखिए, एक गांधी जी, अब इस समय क्या हो रहा था, थोड़ा गांधी को हम थोड़ा मूल्यांकित करते हैं। इस समय गांधी जी थोड़ा से अपरिपक्वता दिखा रहे थे, या गांधी जी का जो इस समय ढंग था, गांधी जी इस समय थोड़ा बचपना भी आ रहा था उनकी बातचीत में। अब देखिए, इस समय क्या कोई ये बिलीव कर सकता था कि जब कोई नेतृत्व नहीं होगा तो गवर्नमेंट बैठी रहेगी और AICC प्रोक्लेम कर देगा? अगर क्या सरकार बैठी रहेगी? गांधी जी का कुछ बचपना था इस आंदोलन को समझने में। सरकार क्या बैठी रहेगी? आप इस तरह कार्य कर रहे हो, क्या सरकार बैठी रहेगी? व्हेन देयर इज ओपन रिवोल्ट, आपने ओपन रिवोल्ट कर दिया है। इसमें गांधी जी, अगर हम 1942 के आंदोलन में गांधी जी के दृष्टिकोण को देखें तो गांधी जी के कई चीजों में हमको दिखता है कि गांधी जी ने उस तरह से आंदोलन को नहीं समझ पा रहे थे। जिस तरह से आंदोलन बढ़ा, उस तरह से आंदोलन में गांधी नहीं समझ पा रहे थे। क्या यह गांधी जी समझ सकते हैं कि हम प्रस्ताव पास करेंगे, हम 3 दिन का ब्रिटिश को समय देंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे और फिर हम आंदोलन शुरू करेंगे? अगर यह प्रक्रिया गांधी जी कर रहे थे, इट्स अमाउंट टू ए ओपन रिवोल्ट। क्या ऐसे ओपन रिवोल्ट के समय में क्या ब्रिटिश सरकार चुपचाप बैठेगी? चुपचाप शायद नहीं बैठेगी। अब हर आदमी को पता था कि एक रिवोल्ट हो गया है। क्या यह रिवोल्ट, जो ये रिवोल्ट हो रहा था, क्या यह अहिंसक ही रहता? क्या अहिंसक ही रहता?
क्या यह अपना कैरेक्टर नॉन वायलेंट रख सकता था? ये अगर कोई नेता नहीं रहेगा, भाई क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ये बोला सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अब इस समय क्या यह आंदोलन अहिंसक रह सकता था? क्या यह आंदोलन जब नेतृत्व विहीन है अहिंसक हो सकता था? अगर इस बात को देखा जाए, और जो उन्होंने कहा कि हर आदमी नेता होगा, उन्होंने क्या बोला, एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब निर्देश जारी करना संभव नहीं होगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब निर्देश जारी करना संभव नहीं होगा। उस समय क्या होगा? हर आदमी लीडर होगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब निर्देश जारी करना संभव नहीं होगा, उस समय हर वक्त लीडर होगा। सारे महत्वपूर्ण नेता अरेस्ट हो गए। ऑल इंपॉर्टेंट लीडर्स वेर अरेस्टेड। सारे महत्वपूर्ण नेता अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए। सारे महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार हो गए। जब सारे महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद क्या हो सकता था? जब सारे महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार हो गए, उसके बाद आंदोलन को एक अलग रास्ते पर जाना ही जाना था। अगर हम इस आंदोलन को देखें, अगर हम इसको चरणों में देखें, लेट्स सी दिस द 3 phases ऑफ दिस आंदोलन। आफ्टर knowing the bit detail and trying to harp on the character of आंदोलन, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हम इसको 3 चरणों में देखने की कोशिश करते हैं कि यह आंदोलन किस तरह से 3 चरणों में देखा जा सकता है, किस तरह से आंदोलन के 3 चरण हमारे सामने आते हैं। आपने अगर इसको देखें कि आंदोलन के 3 चरण किस तरह हुए और क्या कारण था कि आंदोलन इस तरह से आगे बढ़ रहा था, तो आंदोलन को अगर हम चरणों में देखने की कोशिश करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के जो चरण थे, उस चरण में पहला, दूसरा, तीसरा, एक में क्या था? प्रस्ताव आया। जो पहला चरण क्या था? पहले चरण में मात्र प्रस्ताव आया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मुझे कई बार लगता है कि मैं पढ़ाता जा रहा हूं और कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना? आप लोग लिखते रहा करिए कि क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है, तो उससे अपने को थोड़ा से राहत रहती है कि अपना काम ठीक चल रहा है। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें कि भारत छोड़ो आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा और कैसे इसके 3 चरण हुए, तो इन चरणों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांधी के आंदोलन के चरणों में पहला चरण था जब उन्होंने प्रस्ताव दिया, दूसरा चरण था जब निर्देश जारी करने के पहले गिरफ्तार हो गए, और तीसरा जनता स्वतः स्फूर्त हो गई। गॉट इट? नहीं क्लियर हो रहा है? क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? यह जो पूरा आंदोलन था, इस आंदोलन के साथ साथ अगर यह समझने की कोशिश की जाए कि इस आंदोलन का चरित्र किस तरह का था, तो अगर हम करेक्ट चरित्र करने की कोशिश करें तो जो यह आंदोलन था, इसका कोई डेफिनिट प्रोग्राम नहीं बना था जब वह अरेस्ट हो गए थे। पहली बात, कैरेक्टर ऑफ आंदोलन, नो डेफिनिट प्रोग्राम। जब यह आंदोलन चल रहा था, तो जब यह आंदोलन स्टार्ट हुआ, इस आंदोलन के समय कोई डेफिनिट प्रोग्राम बनकर तैयार नहीं हुआ था। अगर हमने जैसा अभी आपको बताया कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस आंदोलन में कोई कार्य किया जाता
उसके पहले ही यह लोग गिरफ्तार हो गए। जब लोग गिरफ्तार हो गए तो कोई डेफिनिट प्रोग्राम बन पाना संभव नहीं था, किसी भी तरह से कोई डेफिनिट प्रोग्राम नहीं बन रहा था। अगर हम देखें तो किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और इसका कैरेक्टर से किस तरह से संबंध है। जो पहला भाग था, अगर हम इसको देखें तो जो आंदोलन का जो पहला भाग था, फर्स्ट भाग, वह हिंसक हो गया था। अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन के फर्स्ट भाग को देखें तो पहला भाग क्या हो गया था, वह पहला भाग हिंसक हो गया था और यह भाग जो हो गया यह शीघ्र ही दबा दिया गया था और यह शहरी था, यह दबा दिया गया और यह शहरी भाग था। इससे हम कैरेक्टर की तरफ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कैरेक्टर भारत छोड़ो आंदोलन का था। तो पहला भाग क्या था, हिंसक था, वॉयलेंट था और यह शहरी था, इसको कुचल दिया गया और इसमें हड़ताल और जो शहर में सेना और पुलिस की झड़पें थीं। तो यह जो आंदोलन था यह 9 से 24 अगस्त तक रहा। इसका केंद्र बंबई रहा। इसका सेंटर क्या रहा, इसका केंद्र बंबई रहा, बॉम्बे रहा। यह 9 से 14 अगस्त तक चला। इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसमें इस आंदोलन में अगर देखा जाए तो इसमें बंबई केंद्र रहा और कलकत्ता में यह 10 से 17 अगस्त तक चला। दिल्ली में भी हुआ लेकिन ज़्यादा इसका आसार का रहा, वह दिल्ली और कहते बॉम्बे और कलकत्ता में रहा। अगस्त के मध्य में आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र में गया। अब दूसरा क्या है, अगस्त का मध्य, ग्रामीण क्षेत्र। अगस्त के मिड में, इन मिड अगस्त इट्स रीच टू द ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरियाज। In the mid-August, the आंदोलन the movement reached to the rural areas और जुझारू जो विद्यार्थी थे उनके पास ये आंदोलन गया। तो जो विद्यार्थी थे उनके पास यह आंदोलन चला गया। विद्यार्थियों ने भी आंदोलन में भाग लेने की प्रक्रिया शुरू की और जब यह फैला उस समय, जब उसमें फैला तो संचार साधनों को नष्ट किया गया। संचार साधनों को नष्ट किया गया। संचार साधनों को नष्ट किया गया। तो पहला जो दूसरा फेज था उसमें रूरल एरियाज में गया, स्टूडेंट ने भाग लिया और संचार साधनों में इसको नष्ट किया गया। और यहां पर किसान विद्रोह दिखता है, यहां पर किसान विद्रोह दिखता है 1857 की तरह का। 1857 की याद दिलाता है, 1857 की याद दिलाता है। यहां पर एक किसान विद्रोह दिखता है हमको। सेकेंड फेज में हमको किसान विद्रोह दिखता है जो 1857 के रिवोल्ट की याद दिलाता है। तो यह जो दूसरा चरण है इसमें राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना की गई। इस चरण में राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना की गई, नेशनल गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई, जो बहुत समय तक नहीं चली, अल्पजीवी रही, दे आर शॉर्ट लिव्ड। इसमें राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना हुई, जो राष्ट्रीय सरकारें अल्पजीवी रहीं, शॉर्ट लिव्ड हुई, बहुत ज्यादा नहीं चली। लेकिन सितंबर के आसपास यह आंदोलन जो दमन होगा उससे कमजोर पड़ने लगा। और यह आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या रही, इसमें आतंकवादी गतिविधियां भाग लीं। थर्ड फेज में आतंकवादी गतिविधियां आई और दमन तेज हुआ। अब ये 3 फेज आंदोलन के हैं। पहला फेज क्या था, पहला फेज जो था भारी हिंसक था। क्यों था, क्योंकि सारे नेता गिरफ्तार हो गए थे। यह फेज यह शहरी था और इसका केंद्र बिंदु मेनली बंबई और कलकत्ता थे। दूसरा फेज जो था जिसमें मजदूर आए, जिसमें किसान आए और यह ग्रामीण क्षेत्र में गया।
और इसमें जुझारू विद्यार्थी आ गए और इसका जो क्षेत्र था बनारस, पटना, कटक ऐसे इलाके थे। इसमें क्षेत्र क्या थे? बनारस, पटना और कटक। और ये थर्ड फेज क्या है, जिसमें आतंकवादी गतिविधियां होने लग गई, जिसमें सारे तार और कांटे लग गए, अमानवीयता आने लग गई। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? शिक्षित युवक वर्ग का आतंकवादी गतिविधि में भाग लेना। जो शिक्षित युवक वर्ग था वह आतंकवादी गतिविधि में भाग ले रहा था और संचार सेनाओं को तोड़ रहा था और छापा मार युद्ध का सहारा ले रहा था। अब इसको समझना क्यों जरूरी है? इससे हम कैरेक्टर ऑफ आंदोलन समझने की कोशिश करेंगे। Now I am proceeding towards the very important part of your mains question कि क्या कैरेक्टर था भारत छोड़ो आंदोलन का? कैरेक्टर क्या था? पहला क्या बात? नो डेफिनिट प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम फाइनलाइज नहीं किया गया था। कांग्रेस वर्ग की कमेटी ने कोई डायरेक्शन इशू नहीं किया था, तो लोगों को अपने आप तैयार होना था। दूसरा, पीपुल वर्क ऑन ओन। गॉट इट? लोगों को अपने हिसाब से काम करना पड़ा क्योंकि कोई डायरेक्शन दिया नहीं गया था। ऐसा कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है जो कह सके कि कोई ऑर्गेनाइज बॉडी थी जो मूवमेंट को गांधी के अरेस्ट के बाद कैरी फॉरवर्ड कर रही थी। गांधी अरेस्ट के बाद कोई ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट इतिहास में नहीं मिलता है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इतिहास में नहीं मिलता है कि गांधी अरेस्ट के बाद कोई ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप थी, नहीं थी। गांधी के अरेस्ट के बाद कोई भी ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप नहीं थी। कोई डॉक्यूमेंट इतिहास में ऐसा नहीं मिलता है जो इस बात के बारे में बोले कि गांधी के अरेस्ट के बाद कोई ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप आ गई थी। तो पहली बात क्या हो गई? फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट बात हो गई नो डेफिनिट प्रोग्राम। दूसरा हो गया पीपुल्स वर्क ऑन ओन। तीसरा, गांधी के अरेस्ट के बाद कोई ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिलता जो कह सके, आप बल्कि शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हो, कोई ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिलता जो कहता हो कि कोई इसमें लीडरशिप दी गई। कांग्रेस इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी। कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन इशू कर दिया गया था। इसीलिए मौलाना आजाद 1939 से 1946 तक अध्यक्ष रहे कि इलीगल ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस समय कांग्रेस एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी और कांग्रेस जो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी वह कोई इफेक्टिव पार्ट नहीं ले पाई थी 1942 के मूवमेंट में, जब तक सरकार ने क्रश कर दिया। इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी कांग्रेस और इसने 1942 में कोई लीडरशिप नहीं की। कोई लीडरशिप नहीं की कांग्रेस ने और दमन करके आंदोलन ध्वस्त कर दिया गया। दमन करके आंदोलन को ध्वस्त कर दिया गया। तो कांग्रेस एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो गई थी और उसके कारण कांग्रेस कोई कार्य नहीं कर पा रही थी, कोई लीडरशिप नहीं थी और दमन करके आंदोलन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। 2 महीने के अंदर, कोई लंबा नहीं चला, 2 महीने के अंदर ही आंदोलन ध्वस्त हो गया। विदिन 2 मंथ्स टाइम आंदोलन ध्वस्त हो गया। विदिन 2 मंथ्स टाइम आंदोलन को फिनिश कर दिया गया। 2 महीने के से ज्यादा आंदोलन चल भी नहीं पाया और प्रैक्टिकली यह सितंबर 1942 में तक कोलैप्स कर गया। द मोमेंट वॉज कोलैप्स्ड बाई सितंबर 1942। तो जिस सबसे कम समय तक चलने वाले आंदोलन को याद किया जाएगा। अब एआईसीसी ने जो एक प्रपोज किया था लास्ट
डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन प्रोग्राम्स, जो हमने प्रोग्राम का जिक्र किया है। अब उन्होंने क्या बोला, एआईसीसी ने एक प्रोग्राम देखा, क्या बोला कि पेजेंट्री टैक्स न पे करे, फूड क्रॉप कैटल की सेल न हो, पेपर मनी को एक्सेप्ट न किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्वराज पंचायत हो। यह सब कहने की कोशिश की कि आदमी अपने एक्ट पे काम करे, अपने इनिशिएटिव पे काम करे। जयप्रकाश नारायण इसके रियल लीडर थे। जयप्रकाश नारायण इसके रियल लीडर थे। जयप्रकाश नारायण वॉज द रियल लीडर, क्योंकि बाकी सारे नेता अरेस्ट हो गए थे। जयप्रकाश नारायण इसके रियल लीडर थे। और यह याद रखना चाहिए कि 1949 वॉज मोस्टली कन्फाइंड टू द स्टूडेंट, पीजेंट एंड लोअर मिडिल क्लास। इंटेलेक्चुअल और हायर क्लास काम नहीं किए। इंटेलेक्चुअल एंड हायर क्लास, मैंने अभी आपको चार्ट इसे बनाया, नॉट पार्टिसिपेटेड। इंटेलेक्चुअल हायर क्लास नॉट पार्टिसिपेटेड, स्टूडेंट, पीजेंट्स, जो किसान थे और छात्र थे, ये सबसे ज्यादा काम इसमें किए। तो जो इंटेलेक्चुअल थे और हायर क्लास थे, तो स्टूडेंट, पीजेंट एंड लोअर मिडिल क्लास। इसमें आप कम्युनिस्ट को बाहर करिएगा, क्योंकि कम्युनिस्टों ने इसका विरोध किया था। तो क्या हो गया, आंदोलन में भाग कौन लिया, स्टूडेंट ने लिया, पीजेंट्स ने लिया, लोअर मिडिल क्लास ने लिया। इंटेलेक्चुअल ने और हायर क्लास ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, वह आंदोलन से अलग रहे। क्यों रहे, उनको लगातार इस बात में विश्वास नहीं हो रहा था कि जो गांधी जी रेमेडी दे रहे हैं, गांधी जी के नेतृत्व में इनका बिलीफ नहीं रहा था। गांधी की लीडरशिप में, जो गांधी की लीडरशिप में जो रेमेडी आ रही थी, उसमें इनका बिलीफ नहीं था। उसमें इनका बिलीफ नहीं था। गांधी जी की लीडरशिप में जो रेमेडी अवेलेबल हो रही थी, उस रेमेडी में इनका बिलीफ नहीं था। और जो लेबरर्स थे, वह भी आंदोलन से अलग रहे। क्यों रहे, कम्युनिस्ट कारण, इंटेलेक्चुअल हायर क्लास, लेबरर्स नॉट पार्टिसिपेटेड। वाई, कम्युनिस्ट अलग थे। वाई, कम्युनिस्ट अलग थे, इसलिए कम्युनिस्ट अलग थे इसलिए। अब इसी पर एक सवाल बन जाएगा आपका, इस पे, कि भारत छोड़ो आंदोलन में किसने किसने भाग लिया। इसी पर आपका एक सवाल बन जाएगा, और इंटरेस्टिंग सवाल बन जाएगा, और जिसका सही होना आसान नहीं था, आसान नहीं होगा। अब हम इस आंदोलन को समझने की कोशिश करते हैं। इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? अब इस आंदोलन के लिए जो पहली महत्वपूर्ण चीज हम देखते हैं, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही जाती है, कि जो कांग्रेस का रेजोल्यूशन था नॉन वायलेंट, जो हमने अभी आपको लिखा, नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल, नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल, यह कांग्रेस का रेजोल्यूशन था। इस कांग्रेस के रेजोल्यूशन पे क्या हुआ, क्या यह नॉन वायलेंट था? और नॉन वायलेंट नहीं था, यह किस तरह था? पटेल का कहना था, वन हैड टू फेस द रियलिटी एंड इंडिया स्विच्ड ओवर फ्रॉम नॉन वायलेंट टू वायलेंट अटेम्प्ट टू रिगेन इंडिपेंडेंस। पटेल जी का क्या कहना था? यह नॉन वायलेंट से वायलेंट हो गया। क्यों हो गया? टू रिगेन इंडिपेंडेंस। It has become the violent from non-violent. Why? To regain independence. क्योंकि अपने को स्वतंत्रता चाहिए थी, इसलिए हम इसमें वायलेंट हो गए। जो 1942 था,
यह एक नॉन वायलेंट था या सत्याग्रह था? अब इसको कैसे, इफ द आउटब्रेक ऑफ 1942 इज ए स्पेसिमेन ऑफ द प्रीडोमिनेंटली नॉन वायलेंट फॉर्म द सत्याग्रह, देन द फ्रेज मस्ट मीन समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट गांधी हिमसेल्फ अंडरस्टूड। अगर इसको हम सत्याग्रह बोलें, अगर हम इसको सत्याग्रह बोलें, तो वह सत्याग्रह नहीं था जो गांधी लगातार कहते थे, जो गांधी लगातार समझते थे। If I try to understood, if I try to explain this 1942 struggle in the way that कि outbreak of the 1942 is a specimen of the predominantly non-violent form of satyagraha, then this phrase must mean something very different from what Gandhi himself understood by it। तो सत्याग्रह से गांधी की जो परिभाषा थी, उस परिभाषा से अलग समझने की जरूरत है। तो यह गांधी की परिभाषा का आंदोलन नहीं था। अगर हम 1930 और 1942 को देखें, द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ 1930 और 1942, यह क्या था? यह एक अलग टाइप का था। जिस आदमी ने 1930 का आंदोलन चलाया और अगर उसी ने 1942 का चलाया है, तो वह दोनों आंदोलन को किस तरह चलाना चाहता है, दोनों में फर्क था। गांधी ने 1942 का आंदोलन उस तरह से नहीं चलाया जिस तरह से 1930 का आंदोलन चलाने की बात करते थे और जो चलाया गया था। तो 1930 और 1942 के आंदोलन को अगर हम कंपेयर करें, अगर हम डिफरेंस देखें दोनों मूवमेंट में, यह डिफरेंस उस आदमी को भी दिख जाएगा जिसने आंदोलन चलाने की कोशिश की। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गांधी ने जो आंदोलन चलाया और जो भारत आजाद हुआ, कैन वी गिव द क्रेडिट टू गांधी फॉर कैरिंग आउट दिस ग्लोरियस रेवोल्यूशन विच लेड अस टू आवर गोल ऑफ फ्रीडम? क्या हम 1942 के आंदोलन को, क्या हम 1942 के आंदोलन को इस बात का क्रेडिट दे सकते हैं इसने भारत को आजाद कराया? Can we give credit to 1942 revolution कि it has given independence to India? If yes, then why a backlog of 1942 to 1947? If we interpret like this कि 1942 revolution has given independence to us, then who will explain the backlog of the 5-year movement? A movement who has collapsed in 2 months. A movement who has collapsed in 2 months. It started in August 42, collapsed in September 42. Can a revolution, can a movement who has collapsed in just 2 months, can take a credit for independence of India who has we got after 5 years? It is a very pertinent question to be asked. गांधी और कांग्रेस दोनों ने एपोलॉजी ऑफर की और एक्सप्लेनेशन दिया। मैडनेस विच सीज द पीपल टू पार्टिसिपेटिंग इन इट। दोनों ने बोला कि जिस मैडनेस से लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। अब 1942 के आंदोलन का आउटब्रेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, किसने शुरू किया? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट का इसको स्टार्ट किसने किया? क्या कांग्रेस ने किया या लोगों ने किया? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो यह क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसको स्टार्ट किसने किया? अब कांग्रेस लीडर्स जो थे वह गिरफ्तार हो गए। अगर कांग्रेस के सारे नेता गिरफ्तार हो गए, कांग्रेस के सारे नेता गिरफ्तार हो गए, इफ ऑल द कांग्रेस लीडर्स आर अंडर प्रिजन, कांग्रेस की जो कांग्रेस के जो निर्देश थे वह जारी नहीं हो पाए,
If we see these two important facts, all the leader of the Congress were present before the movement is being started. Congress was unable to pass the instruction. Then how we can say that this movement is led by the Congress? अगर हम इस बात को देखें, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी रेजोल्यूशन था जो 14 जुलाई का था, और जो AICC मीटिंग था जो बॉम्बे का 8 अगस्त में था, तो जो कांग्रेस लीडर्स थे जिसमें गांधी, नेहरू, पटेल थे, उन्होंने इंडिकेट किया था पब्लिक स्पीचेस द नेचर ऑफ द कमिंग स्ट्रगल एंड लेड स्पेशल एम्फेसिस ऑन द 2 पॉइंट्स. फर्स्ट, इट वाज द फाइनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम. तो जो उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कही, 2 बात उन्होंने कही. पहली बात क्या बोली? इट इज द फाइनल स्ट्रगल. It is the final struggle of freedom. यह हमारी आज़ादी का अंतिम संघर्ष होगा, इसके बाद हमें आज़ादी होगी. पहली बात कहने की कोशिश इन्होंने की कि हमारा ये फाइनल स्ट्रगल होगा, हम किसी भी हालत में इसको प्राप्त करेंगे. दूसरा, insistence with which almost all speakers that every man should be prepared and willing to act on his own initiative. To act on his own initiative. 2 महत्वपूर्ण बातें कांग्रेस के उसमें थी, ऑन हिज ओन इनिशिएटिव. 2 बातें कांग्रेस में कही गई. जो तीनों बड़े नेता थे उन्होंने कहा फाइनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम है. तीसरा, हर व्यक्ति को अपने ओन इनिशिएटिव पर स्ट्रगल करना होगा, जिसमें इंसिस्ट किया गया. हर स्पीकर ने बोला एवरी मैन शुड बी प्रिपेयर विलिंग टू एक्ट ऑन ओन इनिशिएटिव. कांग्रेस लीडर कैन नॉट ऑल टुगेदर एब्सॉर्ब फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटब्रेक ऑफ 1942. अगर हम इसको देखें, स्पीच को देखें, गवर्नमेंट आर्गुमेंट को देखें, तो यह कहा जा सकता है कि यह जो 1942 का आंदोलन था, यह कांग्रेस ने इनिशिएट जरूर किया था. कांग्रेस ने इसकी तैयारी जरूर की थी, मेंटल प्रिपरेशन, लेकिन लोगों ने आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया था. तो अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि कुछ ये व्यू पॉइंट आते हैं जो गवर्नमेंट आर्गू करती है, वो कहती है कांग्रेस लीडर कैन नॉट ऑल टुगेदर बी एब्सॉर्ब फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटब्रेक ऑफ 1942. तो क्या जो हिंसा हुई, उस हिंसा से कांग्रेस पल्ला झाड़ सकती है? आप बहुत ध्यान सुनिएगा. क्या आंदोलन की शुरुआत से कांग्रेस को अलग रखा जा सकता है? क्या आंदोलन की शुरुआत से कांग्रेस को अलग रखा जा सकता है? 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं इस कांग्रेस के उस रेजोल्यूशंस को समझने के बाद जो रेजोल्यूशन हम लोग पढ़ने की कोशिश की. आउटब्रेक स्पॉन्टेनियस था, पॉपुलर रिएक्शन था. जैसे ही सारे नेता अरेस्ट होते हैं, यह रिएक्शन दिखने लगता है. जो वायलेंट आइटम का जो कैंपेन हुआ है, वुड नॉट हैव कम इनटू ऑपरेशन बट फॉर द टेररिज्म ऑफ द गवर्नमेंट. जो ये कहा गया, जो कांग्रेस ने कहा है कि यह जो हिंसा है, जो हिंसा पे क्या कहा गया, अगर यह हिंसा न होती, कांग्रेस का स्टैंड क्या था, यह हिंसा न होती, यह हिंसा न होती अगर सरकार का दमन न होता. अगर सरकार का दमन न होता. गांधी ने हिंसा को कंडेम करने से इनकार कर दिया. गांधी ने हिंसा को कंडेम करने से इनकार कर दिया, आलोचना करने से इनकार कर दिया. क्या कहा? यह सरकार की हिंसा का ही एक प्रतिहिंसा है. इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? इस हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार है. और जब सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तो आंदोलन ने एक वायलेंट कैरेक्टर को एज्यूम कर लिया. और यह जो कांग्रेस की जो वायलेंट कैरेक्टर को एज्यूम करना था, इस एज्यूम करने से आंदोलन जो है हिंसक हो गया.
अगर हम वायलेंट एक्ट्स को देखें 1942 के मोमेंट में, तो यह कहा जा सकता है कि सरकार ने इसको प्रोवोक किया और सरकार ने इसके लिए हमको मजबूर किया। तो सरकार के ऊपर इस बात का दबाव डाला जाता है कि कांग्रेस सरकार ने किस तरह से हमारे साथ अन्याय किया। अब फरवरी 1943 में, अब इस आंदोलन के चरित्र में 3-4 चीजें आप लोग समझिए। हम गांधी के उपवास में 3-4 चीज समझते हैं। एक, कांग्रेस का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस। सेकेंड, स्वतः स्फूर्त आंदोलन, सेल्फ जनरेटेड स्ट्रगल। थर्ड, हिंसा का जिम्मेदार कौन, हिंसा का जिम्मेदार कौन, हिंसा का जिम्मेदार कौन। फोर्थ, हिंसा का जिम्मेदार कौन, कांग्रेस का नेतृत्व था या नहीं था, स्वतः स्फूर्त था, सेल्फ जनरेटेड था या नहीं था, रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस, हु participated in movement. Fifth, nature of movement. Sixth, outcome of movement. Sixth, outcome of the movement. 7, how much it helped in freedom of India. ये 7 बड़े महत्वपूर्ण पार्ट हैं। अगर आप इस आंदोलन को समझने की कोशिश करिए, कि इस आंदोलन को समझने इसको देखिए, तो आप ये 5, 6, 7 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमको इस आंदोलन में दिखाई देती हैं। अगर भारत छोड़ो आंदोलन के हम परिणाम में देखें और इस परिणाम को हम सत्ता के हस्तांतरण से देखें, तो यह बात स्पष्ट है कि जो 1942 का रिवोल्ट था, उसके परिणाम ने उन शक्तियों को मजबूत किया जो कांग्रेस के दक्षिण पंथ को नई प्रतिष्ठा प्रदान करते थे। वामपंथी जो एक विकल्प, जो लेफ्ट था, एक विकल्प के रूप में उस समय छीड़ हो रहा था, वो दिख नहीं रहा था। और जो एक दमन हुआ, उस दमन के कारण जो गांधीवादी रचनात्मक कार्य था वह कार्य कमजोर हुआ। जो किसानों के आधार पर काम थे वह कार्य भी कमजोर हो रहे थे। उसका क्या था कि जो दमन किया गया, जो एक बारबेरिज्म किया गया, उसके कारण गांधीवादी रचनात्मक कार्य या किसान आधारों को नष्ट किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 1945-46 के जो साम्राज्यवाद के विरोध में उभार हुआ था, उस उभार में अगर हम देखें तो युद्धोत्तर काल की राजनीति एक दूसरे रास्ते पर चली जाती है। तो जो गांधी के पहले के जो राजनीतिक घटनाक्रम थे, उस राजनीतिक घटनाक्रम से अगर हम 1942 के बाद के आंदोलन और 1942 के पहले और बाद दोनों की पृष्ठभूमि को देखने की कोशिश करें तो हमको 2 अलग अलग तरीके की चीजें हमको दिखाई देती हैं। तो 1942 के बाद का आंदोलन और 1942 के पहले का आंदोलन, देखिए एक बात तो साफ है कि इस आंदोलन ने जन चेतना को काफी व्यापक रूप से आगे बढ़ाया। अब गांधी जी ने फरवरी 1943 में अनशन कर दिया। Feb 1943
फास्टिंग ऑफ गांधी। फरवरी 1943 में गांधी ने उपवास कर दिया और उन्होंने उपवास किया और यह घोषणा की यह 21 दिन तक चलेगा। सरकार लगातार दबाव डाल रही थी कि वह हिंसा की भर्त्सना करें, लेकिन गांधी जी ने कहा आंदोलन के लिए सरकार जिम्मेदार है। और गांधी का जो उपवास क्या था, वह सरकारी दमन का जवाब था। अब यह उपवास क्यों किया? ऐसे सवाल आते हैं, उपवास क्यों किया? वाई फास्टिंग? सरकारी दमन का जवाब, आंसर ऑफ द गवर्नमेंट टर्नी, जिसमें कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। द फास्टिंग वॉज फॉर वॉट रीजन? It was answer to the government tyranny in which the Congress leader was arrested and imprisoned without any reason. अब जब गांधी जी उपवास कर रहे थे, अब गांधी जी को रखा कहाँ गया था? एक सवाल और गया, आगा खां पैलेस। अगला सवाल, गांधी जी को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा गया था, वहां नजरबंद किया गया था और सत्याग्रह करने वाले बहुत से लोग वहां पहुंच रहे थे। और ब्रिटिश सरकार, चर्चिल ने यह घोषणा कर दी कि हम कैसे गांधी के सामने झुकेंगे, और उस संघर्ष के बाद आ गया और हालत यहां तक आ गया कि गांधी जी मृत्यु के समीप पहुंच गए। अब गांधी जी का क्या हुआ? गांधी जी मृत्यु के समीप पहुंच गए और सरकार जो है, सरकार किसी भी तरह से समझौते के रास्ते पर नहीं आ रही। सरकार इस बात को नहीं तैयार हो रही थी कि वह गांधी को किसी तरह से बचाने की कोशिश करे। अब क्या हुआ? गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई। जब गांधी जी ने काम किया तो गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई कि आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी, सेना की टुकड़ियों को रखा जाए, उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो ब्रिटेन ये चाह रहा था कि गांधी जी इस अनशन में अपनी इनकी मृत्यु हो जाए, कैसे रखा जाए। और लेकिन गांधी ने क्या किया? उन्होंने उपवास तोड़ दिया। He has ended his fasting. He has ended his fasting. जब पूरे लोग इस बात पे लगे हुए थे, तब गांधी जी हैज एंडेड हिज फास्टिंग। गांधी जी ने अपनी फास्टिंग को तोड़ दिया। क्या कोई दिक्कत आ रही क्या? some प्रॉब्लम? गांधी जी ने फास्टिंग को तोड़ दिया। गांधी जी है क्या कोई एनी प्रॉब्लम? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। गांधी जी ने अपनी फास्टिंग को तोड़ दिया। अब गांधी जी का जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो पूरा हो चुका था। अब भारत छोड़ो आंदोलन के समय में हम दो चीज और समझने की कोशिश करते हैं। समानांतर सरकारें कैसे हुई? बस 5-7 मिनट और लगेगा, थोड़ा लंबा क्लास हो गया है। समानांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट। हमने लिखा था कि 3 जो टेन्योर दिए थे उसमें पैरेलल गवर्नमेंट। जब हमने 3 चरण एक्सप्लेन किए थे तो समानांतर सरकारों का दिखा था। तो एक विशेषता क्या थी? कई जगहों पर समानांतर सरकारें बनी। बलिया में बनी चित्तू पांडे। ये सब पीसेस के सवाल हैं। आईएएस में तो सवाल ही सब आते नहीं। अब ये पीसेस के सवाल हैं कि कहां कहां समानांतर सरकारें बनी, उसका नेतृत्व किसने किया। पीसेस में आता है, आईएएस में नहीं आता है ये। तो चित्तू पांडे की सरकार बनी बलिया में। चित्तू पांडे अपने को गांधीवादी कहते थे और उन्होंने क्या किया? उनकी सरकार ने कलेक्टर से सारे अधिकार छीन लिए। कलेक्टर से सारे अधिकार छीन डाले, ले लिए। He has taken all powers from कलेक्टर और कांग्रेसियों को रिहा कर दिया। जितने इंप्रिजन थे सबके सबको उन्होंने रिहा कर दिया। लेकिन उनका बड़ा लंबा बहुत काम नहीं। दूसरा बना
बंगाल के मिदनापुर के तामलुक में, बंगाल, ये आप इसको याद रखिएगा, बंगाल मिदनापुर तामलुक, बंगाल के मिदनापुर के तामलुक जगह में एक दूसरी सरकार की स्थापना हुई, बंगाल मिदनापुर तामलुक। यहां क्या राष्ट्रीय सरकार रहा, और तामलुक में जो गांधीवादी रचनात्मक काम था वो काफी किए गए। तीसरा सतारा, सतारा की सरकार दीर्घजीवी रही, इट वॉज लॉन्ग लिव्ड। अगर तीनों में आता है कि एक तो तीनों सरकारें कहां कहां बनी, इट वॉज द लॉन्ग लिव्ड, सबसे लंबे दौर तक सतारा की सरकार चली। तीन महत्वपूर्ण सरकारें बनी है, एक बलिया बनी है, एक बंगाल के मिदनापुर में, बंगाल के मिदनापुर जिले में, बंगाल था स्टेट, मिदनापुर था डिस्ट्रिक्ट, तामलुक था कहते प्लेस, वहां पर हुआ। दूसरा सतारा में चली, जो सबसे ज्यादा दीर्घजीवी रही। अब एक सवाल क्या बन गया, कहां कहां समानांतर सरकारें हुई और कौन सी समानांतर सरकार, कौन सी पैरेलल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा समय तक चली। तो तीन सरकारें हो गई, बलिया, बंगाल, सतारा, और सतारा की सबसे ज्यादा दीर्घजीवी रही। अगर भारत छोड़ो आंदोलन की हम एक कार्यकर्ताओं के लेवल पर हम व्याख्या करना चाहें तो इसमें आम जनता की हिस्सेदारी और जो समर्थन था एक अलग सीमा तक पहुंच गया। जो पूर्ववर्ती आंदोलन की तरह जो पहले के आंदोलन थे उनकी जगह भारत छोड़ो आंदोलन में देखिए युवा वर्ग बहुत सक्रिय रहा। भारत छोड़ो आंदोलन का एक धनात्मक पक्ष क्या था, द यूथ पार्टिसिपेशन, यूथ पार्टिसिपेशन। जो युवा वर्ग था इस आंदोलन में बहुत ज्यादा सक्रिय रहा, यूथ पार्टिसिपेशन इस आंदोलन में बहुत ज्यादा रहा, और स्कूलों और कॉलेज में उनका काफी योगदान रहा। अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी, दो लोगों ने, अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी, इन्होंने अंडरग्राउंड एक्टिविटीज की, इन्होंने भूमिगत रहकर काफी काम किया। मुस्लिम हिस्सेदारी कम है, मुस्लिम हिस्सेदारी कम, जो कि तब तक सांप्रदायिकता बढ़ चुकी थी और मुस्लिम लीग इसके बाहर थी, तो मुस्लिम हिस्सेदारी कम थी। लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग के समर्थकों ने मुखबरी नहीं की और कार्यकर्ताओं का साथ दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने बहिष्कार किया, लेकिन लोग कहते हैं यह भी तथ्य है कि कुछ लोकल लेवल पे कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मदद भी की। अब यह स्वतः स्फूर्त था या संगठित चेतना, हमने इसका आंसर किया हुआ है स्वतः स्फूर्त, सेल्फ जनरेटेड और ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ जनरेटेड और ऑर्गेनाइज्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यह सवाल जरूर आता है, ये हमने पहले भी आंसर किया है। यह बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर हम पहले के आंदोलनों की तुलना में देखें, इफ आई कंपेयर द 1920 आप ऐसे लिख सकते हो 1930 1942 इन कंपेरिजन टू दीज टू, इसमें सेल्फ जनरेशन का इशू ज्यादा था। You can write like this, it is a better writing. If you write like this, it is better writing. अगर 1920, 30 और 42 को देखें तो 1942 के आंदोलन में सेल्फ जनरेशन स्वतः स्फूर्त की तुलना ज्यादा थी। जो 1919-22 था, जो यह 20-22 था, ये 19-22 था, 1930-32 था। अगर हम इन दो आंदोलनों को देखें तो इन दो आंदोलनों में कांग्रेस नेतृत्व ने जनता की पहल के लिए, और जो इन दोनों आंदोलनों की तुलना में अगर हम इन तीनों आंदोलनों को देखें तो 1919, 22, 30, 32 में भी उन्होंने जनता के लिए जगह छोड़ी थी। क्या है, अगर हम गांधीवादी आंदोलनों का पैटर्न देखें, इसमें ज्यादा जरूर था, लेकिन गांधीवादी आंदोलन का पैटर्न था, इट इज द पैटर्न ऑफ द गांधीयन मूवमेंट, पैटर्न ऑफ द गांधी मूवमेंट। गांधीवादी आंदोलनों का यह पैटर्न है कि वह एक कार्यक्रम बना देते हैं और उसका क्रियान्वयन कार्यकर्ता करता है। दे मेक ए पैटर्न बट इंप्लीमेंटेशन इज बीइंग डन बाय द वर्कर्स।
इट इज द पैटर्न ऑफ द गांधीयन रिवोल्यूशन, गांधीयन मूवमेंट, कि वह एक रूपरेखा बना देते हैं और जनता है उसका ध्यान देती है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किसी भी को देखें तो यह पैटर्न दिखता है। अब 1942 में क्या हुआ? अब हाउ 1942 इज डिफरेंट फ्रॉम 1920-30, इसमें पैटर्न भी नहीं बन पाया, पैटर्न नहीं बन पाया। अगर हम 1919, 22, 30, 32, 42 के आंदोलन को देखें तो हर आंदोलन के, हर गांधीवादी आंदोलन में एक ढंग होता है जहां पर जिसमें एक पैटर्न बनता है और जो गांधीवादी जो नेतृत्व है वह नेतृत्व एक रूपरेखा बना देता है और उस रूपरेखा का जो फॉलोअप है वह फॉलोअप कौन करता है? वह फॉलोअप कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन 1942 के आंदोलन में क्या हुआ? 1942 के आंदोलन में वह पैटर्न भी नहीं बन पाया। 1942 के आंदोलन में वह पैटर्न भी नहीं बन पाया, क्योंकि सारे नेता गिरफ्तार हो गए, क्योंकि सारे के सारे नेता गिरफ्तार हो गए। तो 1942 के आंदोलन में जो संघर्ष के लिए एक रूपरेखा थी वह बन नहीं पाई। जनता को अपनी तरफ से पहल करनी पड़ी, जनता को अपनी तरफ से पहल करनी पड़ी। अगर हम देखें दूसरी बात, इस आंदोलन की शुरुआत कब से हुई होगी? 1937 से कांग्रेस का जो संगठन था मजबूत हो रहा था। 1937 से कांग्रेस का संगठन मजबूत हो रहा था और कांग्रेस 1937 के बाद से एक आंदोलन के बारे में सोच अवश्य रही थी। और कांग्रेस ने जो 1937 में चुनाव जीता, उस चुनाव के जीतने के बाद से ही कांग्रेस के उत्साह में वृद्धि हो गई थी। और जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का जो यह आंदोलन था, इस हिंसा और अहिंसा के बीच जो हमने बात की उसमें एक व्याख्या और दी जाती है कि पुल को उड़ा देना, पुल को उड़ा देना, पुल को उड़ा देना, तार काट देना, क्या अहिंसा है? क्या है? क्या हिंसा है? अगर कोई व्यक्ति मर नहीं रहा है तब क्या हिंसा है? अगर कोई व्यक्ति मर नहीं रहा है तब क्या हिंसा है? एक बड़ी बात कही जाती है कि जो 1942 के आंदोलन में हुआ, उस आंदोलन में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो रही है तो क्या पुल को उड़ा देना, तार को काट देना हिंसा है? और यह भी सत्य है कि बहुत से लोगों ने हिंसा करने से इनकार भी किया था। कोई निष्ठावान कांग्रेसी भी थे। तो यह एक तर्क दिया जाता है कि जो अहिंसा और हिंसा के मध्य संघर्ष है, उस संघर्ष में यह बातें हिंसा की कैटेगरी में नहीं आती। हालांकि यह तर्क बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यह एक तर्क दिया जाता है। यह भी एक तर्क दिया जाता है कि गांधी के लिए हिंसा से परहेज क्यों था? कुछ विचारकों का मत है हिंसा चूंकि जन भागीदारी को रोकती है, इसलिए गांधी का हिंसा से परहेज था। लेकिन ये थोड़ा सही बात नहीं है, क्योंकि गांधी के लिए हिंसा कोई नीति नहीं थी। गांधी के लिए हिंसा एक उनकी विचारधारा थी, उनकी एक जीवन पद्धति थी। हिंसा से परहेज नहीं था। अब आप इसमें इन तमाम विचारों में अपना विचार बनाएंगे क्या? एक, यह आंदोलन सेल्फ जनरेटेड था
सेल्फ जनरेट क्यों था? चूँकि गांधी ने, चूँकि कांग्रेस के नेतृत्व ने अपना निर्देश पारित नहीं कर पाए थे। लेकिन गांधीवादी आंदोलनों का एक पैटर्न होता है कि वह कार्यक्रम को बना के जनता की भागीदारी करती है, लेकिन इस बार वह जनता की भागीदारी बन नहीं पाई, क्योंकि सारे नेता गिरफ्तार हो गए। हिंसा और अहिंसा के बीच आप साम्य कैसे स्थापित करेंगे? आप चाहे ये चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको बड़ी सावधानी से लिखिएगा कि कुछ विचारकों का कहना है कि गांधी को हिंसा से परहेज इसलिए था कि जन भागीदारी घटती है, लेकिन गांधी के लिए हिंसा एक विचारधारा थी, एक नीति नहीं थी, एक पॉलिसी के तहत नहीं काम कर रहे थे। यह भी कहा जाता है कि पुलों को उड़ा देना या तार को काट देना में हिंसा नहीं होती है, लेकिन गांधीवादी जो नीति है जिसमें हिंसा और हिंसा की विचारधारा को व्याख्यायित किया जाता है, यह हिंसा की कैटेगरी में अवश्य आता है। लेकिन जो 1942 के आंदोलन में हिंसा हुई, उस हिंसा के लिए सरकार ज़्यादा जिम्मेदार थी, कांग्रेस कम जिम्मेदार थी। क्योंकि अगर नेता गिरफ्तार न हुए होते, अगर नेता नेतृत्व देने के लिए रहे होते, तो शायद हिंसा की घटनाएं इतनी बड़ी नहीं होती। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। इट वॉज अगेन ए लॉन्ग लेक्चर। इफ यू हैव एनी इशू, एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क इट। अगर आपको लग रहा है कि कोई सवाल है जिसका जवाब आपको चाहिए, या कोई ऐसा इशू है जो रह गया है, no one has any issue? ओके, चलो, वेरी गुड। किसी को कोई समस्या नहीं है किसी भी इशू पे, किसी टॉपिक पे? चलिए, अच्छी बात है। अगर किसी को कोई समस्या नहीं है, इफ आई एम एबल टू explain you the content as I wanted to explain you, it's very good thing। ये खुशी की बात है कि जो मैं कहना चाहता हूँ या जो पढ़ाना चाहता हूँ वो आप लोगों तक पहुँच जाता है। लेकिन ज़रूर मैं उम्मीद रखूँगा आप लोग सवाल सही करें। मैं सवाल जब भी बनाता हूँ आप लोगों से सही नहीं होता है, ये मेरे लिए चिंता का प्रश्न रहता है। इस चिंता के प्रश्न को आप लोग दूर करने की कोशिश करिए। टेक केयर। कल तो हमारा करंट अफेयर का क्लास है। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय पेज पे कल मिलेंगे करंट अफेयर्स के लिए। और परसों 2 क्लास है। एक 4 बजे फ्रीडम इंडिया की है जो हम 1885 के बाद शुरू करेंगे। लेट्स सी क्या है होता है। अगर आप ठीक से इतिहास को समझना पढ़ना चाहें तो एक दो घटनाक्रम से ज़्यादा होता नहीं। जैसे कल हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, क्रिप्स मिशन किया। आज हम लोगों ने क्या किया, आज हमने मेनली किया 1942। लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि चाहे 1942 पर कोई सवाल आवे या क्रिप्स मिशन पर कोई सवाल आवे, जो भी टॉपिक मैं कवर करता हूँ उस पर कोई भी सवाल आवे, मुझे काफ़ी इस बात को लेकर मुझे काफ़ी संतोष रहता है, काफ़ी विश्वास रहता है कि आप के लिए कोई भी सवाल आएगा वो आप लोग कर ले जाओगे। एक सवाल को समझने की कोशिश आप लोग जरूर करिए, क्योंकि सवाल आप लोग समझ पाएंगे तभी आंसर कर पाएंगे। टेक केयर, गुड डे, विल सी यू टुमारो अगेन।